सो हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, जो कि आपका सी फाइनल और सी इंटर दोनों में कवर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिवाइज टैक्स इनवॉइस ये आपका सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर ए में कवर है, जिसके साथ साथ आपको रोल नंबर 53 भी रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब भी कोई पर्सन या कोई भी पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, देन उसको एप्लीकेशन करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मीन्स 15 जुलाई को लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्रॉस हो गई थी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी रेस्पेक्टिवली है, क्रॉस हो गई थी 15 जुलाई को। उसने एप्लीकेशन किया रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अगस्त को। विद इन 30 डेज करना होता है एज पर सेक्शन 25। मतलब आप बाद में भी कर सकते हो, बट विद इन 30 डेज करने के कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपको। ठीक है, आपने अप्लाई किया 10 अगस्त को, आरसी आपकी ग्रांट हुई 16 अगस्त को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला 16 अगस्त को। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद ही आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हो। ये तो है नहीं कि एप्लीकेशन के बेस पर आप जीएसटी चार्ज कर लो। तो 15 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो भी आपने सप्लाई किए होगे उस पर तो जीएसटी चार्ज किया नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, आपने सप्लाई सेल या परचेज किए ही होंगे। ये तो है नहीं कि आपने सर्टा गिरा दिया होगा और आपने बोला होगा अगर मैंने अप्लाई कर ही दिया है तो जब जीएसटी नंबर आएगा तभी मैं मुहूर्त करूंगा। ऐसा तो है नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ ना कुछ सेल भी करी होगी, कुछ ना कुछ परचेज भी करी होगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, जिससे कि रिसिपिएंट को बेनिफिट होगा कि वो उसका आईटीसी क्लेम कर पाए। ठीक है, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस की लिमिट डाल दी है कि 16 अगस्त को जब भी आपका आरसी ग्रांट होगा उस पीरियड से विद इन 1 मंथ तक आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। और कौन सी पीरियड तक का रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, तो उसमें पीरियड गिवन है प्री आरसी पीरियड। प्री आरसी मीन्स आरसी के पीरियड मिलने से पहले, मतलब कि जब से वो लायबल हुआ था तब से लेकर आरसी ग्रांटिंग की डेट तक 15 जुलाई से 16 अगस्त तक जितनी भी आपने सप्लाई करी है B2B या B2C, उसके अगेंस्ट आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है, इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। इनकेस अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी लायबल, जहाँ से आप लायबल होते हो वो डेट मानी जाती है। इनकेस अगर विद इन 30 डेज आप अप्लाई नहीं करते हो तो जिस दिन आपकी आरसी ग्रांट होती है वो वाली डेट आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तभी आपका रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। मीन्स इनकेस अगर आप 15 जुलाई को लायबल हुए थे और आपने अप्लाई करा 16 अगस्त को, देन उस केस में आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है आपका एलिजिबल फॉर आईटीसी। इसमें ये बोला गया है आईटीसी वाले चैप्टर में, इनकेस अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो देन उस केस में 15 जुलाई से लेकर पहले 1 साल तक का जितना भी आपके पास स्टॉक था, ठीक है, अगर आपके पास उसका इनवॉइस है और आप उस पर जीएसटी पे कर आए हो देन उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो एज पर रूल नंबर 40। ठीक है, और इनकेस अगर आईटीसी का अमाउंट आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा है देन उसमें आपको सी का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, और अदरवाइज डिक्लेरेशन से भी काम हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट आपको ITC 01 फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्यों इशू होता है, इसलिए इशू होता है क्योंकि जो भी पीरियड की सप्लाई आप इस पीरियड में करते हो उससे ऑब्वियस सी बात है सप्लायर से ना जीएसटी आप चार्ज कर सकते हो उस इनवॉइस पर। मतलब कि इनडायरेक्टली आप लेते हो गुड्स की वैल्यू को बढ़ाकर, बट इनवॉइस में शो नहीं कर सकते। तो उस इनवॉइस में शो नहीं कर सकते तो रेसिपिएंट तो क्लेम नहीं कर पाएगा ना। तो ऑब्वियसली बात है रेसिपिएंट को बेनिफिट देने के लिए प्री आरसी के पीरियड का कॉन्सेप्ट लाया गया। और इन केस जब भी वो लायबल होता है ना, आप कितनी भी सप्लाई कर लो बाद में, चाहे आप चार्ज करो चाहे ना चार्ज करो, गवर्नमेंट लायबल है आपसे लेने के लिए। मतलब कि आप लायबल हो गवर्नमेंट को देने के लिए। ठीक है, और आपको सेक्शन नंबर 40 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिटर्न में सबमिट करनी पड़ती है डिटेल, जितनी भी आपने आरसी से पहले की सप्लाई करी है फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी। ओके, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं प्रोविजन में क्या क्या लिखा हुआ है। When a person becomes liable to registration after his turnover क्रॉस करता है the threshold limit, he may apply for the registration within 30 days of so becoming liable। मतलब कि जब से लायबल हुआ था उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। Thus there might be a time lag between the person becoming liable to registration and granting of the RC। मतलब कि जब भी वो लायबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए और जब भी उसको आरसी का पीरियड मिला, ऑब्वियसली बात है उसके बीच के पीरियड में टाइम गैप हो गई होगा, क्योंकि जीएसटी में आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। ये नहीं कि आपने जब भी अप्लाई किया विद इन 15 डेज के अंदर, विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आरसी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आरसी में टाइम लगता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 दिन का टाइम है।
इनकेस अगर रिजेक्शन आती है तो 7 दिन में आपको रिप्लाई करना पड़ता है, 7 दिन में डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड द सच पर्सन माइट हैव पेड एट द आउटपुट सप्लाई दैट इज आफ्टर बिकमिंग द लायबल टू रजिस्ट्रेशन बट बिफोर द ग्रांटिंग ऑफ सच आरसी। मीन्स जब भी आप लायबल हुए थे, ठीक है, और टिल द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ सच आरसी, तो उसके बीच के पीरियड में ऑब्वियस सी बात आप आउटपुट सप्लाई करोगे। तो नाउ in order to enable the such registered person to declare the taxable supply made by him for the period between the date on which he become the liable to registration till the date on which the registration has been granted, so that ITC can be availed by the recipient on the such supply. Recipient को benefit देने के लिए revised tax invoice का concept लाया गया। Firstly, the registered person में issue कर सकता है the revised tax invoice, मतलब कि compulsory नहीं है, वो issue कर सकता है against the invoice already issued during the said period within 1 month from the date of issuance of RC. Okay. Further, the section 40 provide करता है that the registered person shall declare करेगा compulsory, not उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, compulsory shall declare his outward supply made during the said period in the first return furnished by him after the granting of such RC. The format for this return is the same as a regular return. जैसे regular return का format होता है वही same return आपका final return का भी होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। लवकुश प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मेघालय एंगेज करते हैं द सप्लाई ऑफ द गिफ्ट आइटम फॉर द रिपेयर सर्विसेज, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको पता ही होगा कि 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 10 लाख की लिमिट लगती है और अदर स्टेट ऐसे जिसमें 20 लाख की लिमिट लगती है। 4 स्टेट में कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनके चारों के केस में आप 10 लाख की लिमिट लगाओगे और इसके अलावा जो भी स्टेट होंगे, गुड्स और सर्विस का केस में बता रहा हूँ, दोनों केस अगर होते हैं तो एक्सक्लूसिव गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट लगती है और उसमें कुछ स्टेट एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 10 लाख के लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका कब क्रॉस हुआ, कैसे क्रॉस हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। टर्नओवर एक्सीड होता है 20 लाख ऑन 5th ऑफ सितंबर, उसने अप्लाई किया 28th ऑफ सितंबर, मतलब विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया उसने, और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 6th ऑफ अक्टूबर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी मानी जाएगी 5th ऑफ सितंबर और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ आपका 6th ऑफ अक्टूबर। तो इस बीच के पीरियड में जितने भी आपने सप्लाई करी है उसके अगेंस्ट आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है। द कंपनी सीक योर एडवाइस टू how it should raise the revised tax invoice for the supply made. Is there any specific provision for the issuance of the revised tax invoice to a unregistered customer? Yes, specific provision है, जो कि हम रोल नंबर 53 में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। The specific provision क्या है? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो भी अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 2 केस होंगे, B2B की सप्लाई और B2C के सप्लाई। तो ऑब्वियसली जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आया वो मेनली B2B के अगेंस्ट ही आया है, जिससे कि रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल सके। B2C में तो ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर सकता। तो B2B के लिए आपको सेपरेट टैक्स इनवॉइस इशू करना है, क्योंकि वो GST Act 2 में रिफ्लेक्ट करेगा उनके, ठीक है। बट B2C के केस में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो इंटर स्टेट के केस में। बट इंटर स्टेट के केस में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अमाउंट कितने का है। इनकेस अगर 2.5 लाख रुपये तक का अमाउंट है पर्टिकुलर उसका, देन आप स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की है तो सेपरेट टैक्स इनवॉइस भी आप इशू कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको। सपोज दैट मेरा दिल्ली में बिजनेस है, मैं हरियाणा और यूपी में सप्लाई करता हूँ, ठीक है। यूपी में मैंने 5 जगह सप्लाई करी। एक जिसमें से कस्टमर था जिसको कि मैंने 3 लाख रुपए की सप्लाई करी, और अदर जो भी 4 कस्टमर थे उनको मैंने टोटल मिला के 1,70,000 रुपये की सप्लाई करी। तो उस केस में जो 4 कस्टमर हैं उनको मिला के मैं एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता हूँ, और जो सिंगल इनवॉइस था 3 लाख रुपए का उसके लिए मैं अलग सेपरेट इनवॉइस इशू करूँगा, ठीक है। मतलब कि 2 इनवॉइस इशू होंगे आपके दिल्ली स्टेट में। दूसरा केस समझते हैं। अगर वैल्यू आपको 2.5 लाख रुपए की है, मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, मैं दिल्ली और हरियाणा और यूपी दोनों में सप्लाई करता हूँ। हरियाणा में मैंने सप्लाई करी 1.5 लाख रुपए की, यूपी में मैंने सप्लाई करी 2,40,000 रुपए की। तो यूपी में आप 2,40,000 रुपए का इन्वाइस इशू करूँगा एक कंसोलिडेटेड, और हरियाणा में एक कंसोलिडेटेड इन्वाइस इशू करूँगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? आई होप नहीं आनी चाहिए। इनकेस अगर आते भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।